चलो तो हम लोग आज अपना नए चैप्टर का शुभारंभ करने जा रहे हैं और हमारे नए चैप्टर का नाम है क्या? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो इलेक्टोरल यानी कि इलेक्शंस और दूसरा पॉलिटिक्स। ठीक है कि पॉलिटिक्स में क्या सिग्निफिकेंस है इलेक्शंस की, सबसे पहले हम ये समझेंगे इलेक्शंस होते क्या हैं, कब हम किस इलेक्शन को कह सकते हैं कि ये वैलिड इलेक्शन है और इलेक्शन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और किस किस टाइप के इलेक्शन हमारे को देखने को मिलते हैं इंडिया में। इस पूरे चैप्टर में जो कंटेक्स्ट चलेगा वो किसका चलेगा? इंडिया का चलेगा। इस वजह से कंपैरेटिवली ये चैप्टर इजी है। पिछले चैप्टर में हमने जानू पीएफ है ना, वो रोबेर्टा मैंचू इन सब की बात करी, ठीक है। तो इस वजह से हम उतना रिलेट नहीं कर पाते कि मैक्सिको की बात चल रही है, पाकिस्तान की बात चल रही है, लेकिन इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे इंडियन कंटेक्स्ट में, केस स्टडीज भी इंडिया की पढ़ेंगे। तो कंपैरेटिवली ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। कैसा है? बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। तो कृपया करके मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो अब हम इस चैप्टर का शुभारंभ कर रहे हैं, हालांकि मैं ऑलरेडी तुम्हें समझा चुका हूं। देखो सबसे पहले तो इलेक्शंस की जरूरत क्या है, इलेक्शंस की जरूरत क्या है। तो जैसा मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी समझाया कि मान लो दिल्ली है और दिल्ली के अंदर ये डिसीजन लेना है कि क्या औरतों के लिए बसेस फ्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो सारे दिल्ली के लोगों को एक शाम को कलेक्ट करना और फिर डिस्कशन करना कि बताओ भाइयों फ्री करें या ना करें, ठीक है। तो वो तो काफी कलेश वाला काम हो जाएगा, काफी प्रॉब्लम वाला काम हो जाएगा। इसी वजह से इलेक्शंस होते हैं कि लोग अपनी पसंद के रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर दें, जिससे कि दिल्ली की 2 करोड़ की पॉपुलेशन की प्लेस पर जो 60-70 इलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं वो चूज कर लें कि क्या डिसीजन लेना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, वो चूज कर लें कि क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। देखेंगे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इलेक्शन इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। इलेक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जहां पर लोग अपनी मर्जी के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो लोग चाहते हैं कि ये हमारे को रूल करें, ठीक है, ये हमारे लिए पॉलिसीज बनाएं, डिसीजंस लें, ठीक है। इलेक्शंस प्रोवाइड अ वे टू द पीपल टू असर्ट देयर वॉइस, जिससे कि वो अपनी ओपिनियन वॉइस एंड चूज द पर्सन हुज प्रायोरिटीज एंड आइडियाज मैचेस विद देम मोस्ट, ठीक है। और लोग जो हैं वो इसी बेसिस पर अपनी मर्जी के रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जिस रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी उनकी सबसे ज्यादा ट्यूनिंग होती है। क्या होती है? ट्यूनिंग होती है, मतलब उनकी आइडियोलॉजी उसकी थिंकिंग के साथ मैच करती है, ठीक है। केजरीवाल ने दिल्ली में इलेक्शन लड़ा और बोला कि मैं कर दूंगा फ्री बिजली फ्री पानी, तो बड़े सारे लोगों को लगा यार ये हमारी जरूरत है। क्या लगा? ये हमारी जरूरत है। अच्छे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल होना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना हमारी जरूरत है। तो इसी वजह से वो इतने ज्यादा नंबर से दिल्ली में जीता भी। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्शंस के थ्रू लोगों को एक मौका मिलता है अपने लिए एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का जो भी उनके हिसाब से उनके बेस्ट इंटरेस्ट का हो। क्या हो? बेस्ट इंटरेस्ट का हो। और इलेक्शंस का एक और फायदा है कि वो रेगुलर इंटरवल्स पे बार-बार होते हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे बार-बार होते हैं। तो एक बार अगर एक रिप्रेजेंटेटिव चूज हो गया तो ऐसा नहीं है कि बस उसको चेंज ही नहीं कर सकते, ठीक है। अगर उसने जो प्रॉमिसेस किए हैं वो नहीं निभा रहा या कुछ गलत काम कर रहा है, लोग उससे डिसअपॉइंटेड हैं, तो लोगों को फिर मौका मिलता है अगले इलेक्शन में उसे हटा दो, किसी और को चूज कर लो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो आगे समझेंगे। देखो क्या है, अभी हम सबसे पहले एक केस स्टडी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक केस स्टडी पढ़ेंगे जो कि है हरियाणा की। कहाँ की? हरियाणा की। सब लोग जानते हैं हरियाणा हमारा पड़ोसी स्टेट है। देखेंगे क्या है कि हरियाणा के अंदर बहुत समय से कांग्रेस की सरकार थी। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन एक अंकल आए और उन अंकल का नाम था चौधरी देवीलाल। क्या नाम था? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल ने अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था लोकदल। क्या नाम था? लोकदल, ठीक है। और उन्होंने जाके जगह जगह प्रचार किया कि कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है वो अच्छा काम नहीं कर रही, अगर तुम मुझे मौका दोगे तो मैं स्मॉल बिजनेसेस के लिए और फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा काम करके दिखाऊंगा। तो जो अगले इलेक्शंस हुए उसमें लोगों ने कांग्रेस की गवर्नमेंट को हटा दिया क्योंकि उन्हें लगा कि चौधरी देवीलाल जी जो हैं अपनी लोकदल पार्टी के साथ हमारा भला करेंगे, और वो अगले चीफ मिनिस्टर हरियाणा के बने, ठीक है। 5
साल के लिए वो चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन उससे अगले इलेक्शन में फिर से चौधरी देवीलाल हार गए और फिर से कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई। तो उन्होंने जो लोगों को प्रॉमिसेस किए थे, ऐसा हो सकता है कि लोगों को उनकी गवर्नेंस पसंद ना आई हो, गलती हो गई, तो फिर से उनको मौका मिला कि गलती को सुधार लो। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो पढ़ेंगे, केस स्टडी पढ़ेंगे हरियाणा की 1987 की। कांग्रेस वाज रूलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। हरियाणा के ऊपर कांग्रेस की सरकार चल रही थी, लेकिन एक लोकल पार्टी जो है लोकदल, वो एकदम से सामने आई, उसने पॉपुलैरिटी गेन करी। लोकदल वाज लेड बाय चौधरी देवीलाल। लोकदल के लीडर कौन थे? चौधरी देवीलाल। ठीक है, ही प्रॉमिस्ड पीपल ऑफ हरियाणा दैट ही विल हेल्प स्मॉल बिजनेसेस एंड फार्मर्स, कि वो फार्मर्स की भी हेल्प करेंगे और स्मॉल बिजनेसेस को भी ग्रो करने में हेल्प करेंगे। और लोगों को उनके प्रॉमिसेस बहुत अच्छे लगे, इसी वजह से लोकदल पार्टी वॉन, तो इस इलेक्शन में वो जीत गए। बट लोकदल वाज रिमूव्ड इन द नेक्स्ट इलेक्शंस एंड कांग्रेस वॉन अगेन। ठीक है, अगले इलेक्शन में वो फिर से हार गए और कांग्रेस फिर से जीत गई। ठीक है, तो इससे हमारे को पता क्या लगता है, इससे हमारे को पता क्या लगता है, केस स्टडी से हमारे को क्या कंक्लूजन देखने को मिलता है कि इलेक्टेड लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं है कि जिसको एक बार इलेक्ट कर दिया वो फिर हट ही नहीं सकता। ठीक है, वो चेंज हो जाए। चौधरी देवीलाल आया, उन्होंने जो प्रॉमिसेस किए हो सकता है उन्होंने अच्छे से नहीं निभाए, लोगों को उनकी गवर्नेंस नहीं अच्छी लगी, तो फिर से हटा दिया अगली बार। ठीक है, इलेक्टेड लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी थ्रू इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल्स। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। देखेंगे, इलेक्शंस प्रोवाइड चॉइस टू द पीपल, लोगों को चॉइस मिलती है। देखो, कांग्रेस इतने सालों से राज कर रही थी, लेकिन तब भी कांग्रेस अपनी दादागिरी नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि अगर हमने लोगों की नीड्स को फुलफिल नहीं किया तो कोई चौधरी देवीलाल जैसा आके अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बना के हमारे को हटा भी सकता है, हमारे को हटा भी सकता है, जैसा हुआ। ठीक है, तो लोगों को चॉइस मिलती है। बात समझ में आ रही है? अगली चीज क्या है, अब हम डेफिनेशन तैयार कर रहे हैं इलेक्शंस की, जरा ध्यान से देखेंगे। इलेक्शंस आर द मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम। ठीक है, एक ऐसा मैकेनिज्म है डेमोक्रेसी के अंदर जिसमें लोग अपने मर्जी के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते भी हैं और उनको बदल भी सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर हो रही है? अगर इलेक्शन की डेफिनेशन आई तो तुम्हारे को ये बोल्ड वाले बात समझ में आ रही है? इलेक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो लोगों को ये पावर देता है दैट दे कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इवन चेंज देयर करंट रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, चलो, अब ये हमारे को पहली बात समझ में आई। अब हम इस चैप्टर के जरा अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है इलेक्शंस की जरूरत ही क्या है। इलेक्शंस की जरूरत ही क्या है? तो जैसा कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी समझाया कि सारे लोगों के लिए मिलके बैठना और कोई डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है, तो इलेक्शंस के थ्रू हम फिल्टर आउट कर देते हैं कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो कि सारी कंट्री के बिहाफ पे या सारी स्टेट के बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर इन अ डेमोक्रेसी। ये वाली लाइन हमने पिछले चैप्टर में भी समझी है। ठीक है, कि जितनी भी पॉलिटिकल पावर है वो कहां से आती है? हमसे आती है, लोगों से आती है, हमारे वोट के थ्रू आती है। तो देखेंगे, पीपल कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। तो इलेक्शंस के थ्रू वो चूज करते हैं कि जो भी नए लॉज बनेंगे उनके लिए कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स बनाएंगे। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। तो लोगों को ये पावर मिलती है कि वो अपनी मर्जी के रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करके कह सकते हैं कि हाँ, हमारे बिहाफ पे ये लोग जो है इंडिया की तरफ से डिसीजन लेंगे कि पाकिस्तान से लड़ाई करनी है या नहीं करनी। ठीक है, श्रीलंका के ऊपर मिसाइल फेंकनी है या नहीं फेंकनी है, ये मिनिस्टर्स जो है डिसाइड कर लेंगे। हमने तो इनको चूज करके पार्लियामेंट में बिठा दिया। ठीक है, दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। ठीक है, तो इलेक्शंस के थ्रू लोग चूज करते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की जो थिंकिंग है उस हिसाब से देश को अभी चलने की जरूरत है। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर हो रही है? ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आज की क्लास से जो तुम्हारे एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, वो ये है। आज की क्लास से जो तुम्हारे पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि क्या है कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कि कब हम एक इलेक्शन को वैलिड कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। ठीक है, कि हाँ भाई ये सही मायने में सही इलेक्शन हुआ है। तो इसके लिए हमारे को 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या रखने हैं? 5 पॉइंट्स याद रखने हैं जो कि एक्सट्रीमली इजी हैं और तुम्हारे पिछले चैप्टर से रिलेटेड हैं। एक एक करके समझेंगे। एन इलेक्शन कैन बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इफ इट फॉलोज सर्टेन क्राइटेरियाज। और वो क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला तो अगर देश में इलेक्शन हो रहा है तो उसके अंदर हर एक इंसान के पास एक वोट होना चाहिए, ऑब्वियसली एक सर्टेन एज के बाद, जैसे 18 की एज
लैंग्वेज है इंडिया में, ठीक है। एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, ठीक है, कि हर किसी के वोट की इक्वल वैल्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई फेमस पर्सनैलिटी है, कोई विराट कोहली है तो उसके वोट की वैल्यू ज्यादा है और प्रज्ञा के वोट की वैल्यू कम है। जितनी वैल्यू विराट कोहली के वोट की है उतनी ही प्रज्ञा के वोट की भी है। बात समझ में आ रही है? अगला पॉइंट समझेंगे। Parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choice to the voters. सबसे पहले इस लाइन को जरा समझेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है या फिर कोई भी कैंडिडेट है चौधरी देवीलाल की तरह, अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहता है तो ही और शी शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन। क्या मतलब है कि उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए बेमतलब की, ठीक है। कि मान लो अपना राघव है, ये इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, लेकिन जो यहाँ पे मान लो कि जो यहाँ पे कांग्रेस का लीडर है उसको डर लग रहा है, कि यार अगर राघव दादा खड़ा हो गया तो मैं तो हार जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि वो गुंडे भिजवा के इसको पिटवा दे कि अगर तू खड़ा हुआ तो मैं गुंडों से पिटवा दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी के पास ये पावर होनी चाहिए कि अगर वो खड़ा होना चाहता है इलेक्शन में तो ही और शी कैन डू दैट। अगली बात समझेंगे, इलेक्शन शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। इस बात को जरा ध्यान से समझना। मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी। कौन है? बीजेपी। बीजेपी ने एक फेक पार्टी खोल दी, भारतीय जनता पार्टी की जगह इंडिया जनता पार्टी, ठीक है। एक और पार्टी खोल दी आईजेपी, एक बीजेपी थी, एक खोल दी आईजेपी, ठीक है। बीजेपी से खड़ा कर दिया काशवी को, ठीक है, और आईजेपी से खड़ा कर दिया प्रज्ञा को, ठीक है। अब चाहे काशवी जीते चाहे प्रज्ञा जीते, जीत कौन रहा है? बीजेपी। जीत कौन रहा है? बीजेपी। तो क्या लोगों को कोई रियल चॉइस मिली? नहीं मिली। रियल चॉइस तो नहीं मिली ना, ये तो फेक चॉइस हो गई। अरे बात समझ में आ रही है? ये भी उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, ये भी उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। तो कहने को तो इलेक्शंस हुए हैं, लोगों ने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को वोट भी दिया है, अबे लेकिन दोनों क्या पता ये दोनों साथ में बैठ के चाय पीती हो पागल लोग, कोई भी जीत जाए, चुन तो हमें ही रहे। बात समझ में आ रही है कि क्या पता ये इन दोनों की थिंकिंग ही एक हो, काम करने का तरीका ही एक हो। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखें तो पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड इलेक्शन शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। क्लियर है ये पॉइंट? अगले पॉइंट पे आ जाओ। देखो, इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली एंड आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। तो हर 5 साल के बाद या जितना भी टर्म फिक्स किया हुआ है, 4 साल 5 साल, उसके बाद इलेक्शंस होने चाहिए। ये नहीं कि चलो इस बार नहीं ले रहे यार छोड़ो इस बार स्किप कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले पे चलेंगे। द कैंडिडेट्स प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वोट मिले किसी और को ज्यादा और बन गया मिनिस्टर कोई और, ठीक है। वोट मिले, वेरी नाइस। जैसा कि हमने केस स्टडी से पढ़ा था किसकी पिछले चैप्टर में, पाकिस्तान की, जहां पे जनरल परवेज मुशर्रफ इवन दो उसको ज्यादा वोट्स नहीं मिले थे पर तब भी वो कहता राज तो मैं ही करूंगा, मैं ही बनूंगा मिनिस्टर। अरे बात समझ में आ रही है? तो सच में जिन लोगों को लोगों ने प्रेफर किया है, यानी कि जो काउंटिंग ऑफ वोट्स है वो सही तरीके से होनी चाहिए, उसमें चीटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलेंगे। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज देयर रियली विश, ठीक है। उसमें बिल्कुल भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए, धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मान लो 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं, ठीक है, एक मान लेते हैं सी और एक मान लेते हैं बी, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर दिमाग है तो तुम समझ जाओगे, सी फॉर कांग्रेस और बी फॉर बीजेपी, ठीक है। मान लो 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब इलेक्शन कौन कंडक्ट करवा रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो भी वोटिंग होगी वो फाइनली काउंट कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो क्या किया कि जो सी पार्टी वाले लोग थे, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गए और इन्होंने बोला कि ये लो यार करोड़ों रुपए, रिजल्ट कुछ भी आए पर तुम पब्लिश ये करना कि सी जीती है। इवन दो हम हार भी रहे हो ना तो भी अपनी वेबसाइट पे ये लिखना कि सी जीती है, झूठ लिख देना, बड़ा कोई पूछ रहा है, ठीक है। तो ये फ्री और फेयर मैनर नहीं हुआ, ये फ्री और फेयर मैनर नहीं हुआ। तो जब भी किसी इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक या फिर वैलिड कब कह सकते हैं, इन 5 पॉइंट का हमारे को ध्यान रखना है कि हर एक इंसान के पास एक वोट होना चाहिए और हर वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन। कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं होना चाहिए और रियल चॉइस होनी चाहिए वोटर्स के
पास। अगली बात क्या है कि इलेक्शंस रेगुलरली होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि हर 5 साल के बाद, हर फिक्स्ड इंटरवल के बाद होने चाहिए, ऐसा नहीं है कभी स्किप कर दिया। अगला क्या है कि जो लोगों ने सच में जिस कैंडिडेट को चूज किया है वही पावर में आना चाहिए और फ्री और फेयर मैनर में कंडक्ट होने चाहिए इलेक्शंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो चलो अब हम चलते हैं इससे अगली बात पे। ठीक है, इससे अगली बात पे जो कि मैंने तुमसे ऑलरेडी डिस्कस करी थी कि हमें पता है कि इलेक्शंस का मतलब है एक तरीके का कंपटीशन, एक तरीके का कंपटीशन। ठीक है, कि बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी या आम आदमी पार्टी जीतेगी या और कोई कंपटीशन चल रहा है ना कि कौन जीतेगा। ठीक है, तो अब इस कंपटीशन ये अच्छा है या बुरा है, ये हम डिस्कस करेंगे कि इसके एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसके सबसे पहले हमारे को आंसर ये समझना है कि पॉलिटिकल कंपटीशन के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है, जैसे कि महान साइंटिस्ट न्यूटन जी ने बोला है that for each action there is an equal and opposite reaction। बिल्कुल उसी तरीके से पॉलिटिकल कंपटीशन के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो एक एक करके हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके नुकसान। क्या डिस्कस करते हैं? नुकसान। देखो, जब भी पॉलिटिकल कंपटीशन होता है तो लोग जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं डिफरेंट आइडियोलॉजीज में। क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। इससे देश के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर डिसयूनिटी आती है, द्वेष आता है, मन में लड़ाई आती है। कैसे? एक बात से समझेंगे। मान लो काशवी और प्रज्ञा, ठीक है, काशवी और प्रज्ञा बहुत अच्छी दोस्त हैं, एकदम बड़ी अच्छी दोस्त हैं, लेकिन इनको अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में नहीं पता था। ठीक है, अब एसएसटी की क्लास खत्म होने के बाद जब ये दोनों वापस घर जा रही थी हाथ में हाथ डाल के, ठीक है, तो एकदम से प्रज्ञा ने काशवी ने पूछा कि यार तू कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती है? तो इसने बोला कांग्रेस। ठीक है, इसने उसी समय उसका हाथ झटक दिया कि जा यहां से कुत्ती। ठीक है, तो उसने बोला क्या हुआ यार? तो वो कहती मैं तो बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। ठीक है, तो ये बीजेपी और कांग्रेस के चक्कर में उन दोनों के बीच में क्या हो गया? कलेश हो गया। ठीक है, अननेसेसरी कलेश हो गया। इतनी अच्छी दोस्त थी, ठीक है, पर बीजेपी और कांग्रेस के चक्कर में इन दोनों के बीच में फालतू का कलेश हो गया, विच इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, एक सपोर्ट कर रही है राहुल गांधी को, एक सपोर्ट कर रही है मोदी को, और उन दोनों के चक्कर में ये अपनी 10 साल पुरानी दोस्ती तोड़ रही हैं। हालांकि ना मोदी जानता है कि ये दोनों एग्जिस्ट करती हैं और ना राहुल गांधी जानता है कि ये दोनों इंडिया में एग्जिस्ट भी करती हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है, हम पार्कों में भी देखते हैं अंकल लोग लड़ रहे होते हैं, है ना, कोई कभी-कभी बहुत ज्यादा ही लड़ जाते हैं सैर करते करते कि बीपी ठीक करने आए थे, बीपी हाई की बीमारी लेके चले गए। चलो, क्या है पार्टी? अगले, ये पहली प्रॉब्लम समझ में आई, लोगों के अंदर डिसयूनिटी आती है। अगली समझेंगे, पार्टीज यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। ठीक है, तो क्या होता है कि कभी-कभी जब पॉलिटिकल कंपटीशन होता है तो लोग जो है डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे इलेक्शन से एक रात पहले शराब के ट्रक आ रहे हैं, ठीक है, और उसमें पॉलिटिकल पार्टी का ठप्पा लगा हुआ है कि भाई ये पौवा पकड़ो कल में वोट देना, पौवा पकड़ो कल में वोट देना। ठीक है, उड़ता पंजाब मूवी देखे हो? उड़ता पंजाब मूवी के अंदर वो दिखाते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ड्रग्स बांट रही है, जवान लोगों को ड्रग्स बांट रही है कि हमारे को वोट देना तो ये ड्रग्स पकड़ो। ठीक है, उसी तरीके से एक और तरीका समझो। मान लो कि जो हमारी काशवी है, ठीक है, ये कांग्रेस की रिप्रेजेंटेटिव आदर्श नगर से खड़ी हुई है, ठीक है, और ये जो प्रज्ञा है ये बीजेपी की खड़ी हुई है। ठीक है, तो इन दोनों को एक दूसरे से लग रहा था कि यार ये गड़बड़ वाला काम है, तो इनमें से किसी एक ने बिल्कुल इलेक्शन से कुछ दिन पहले गुंडे भिजवा के मर्डर करवा दिया दूसरे, ठीक है, ताकि कंपटीशन ही खत्म हो जाए। तो ऐसे मिनिस्टर्स जो हैं अक्सर ऐसी डर्टी ट्रिक्स चलते हैं, जिस वजह से काफी प्रॉब्लम होती है, ये इलेक्शंस को वैलिड नहीं बनाता। अगली चीज समझेंगे, इन्हीं सब डर्टी ट्रिक्स की वजह से, ऐसे ही सब इंसिडेंट्स के बारे में सुनने की वजह से जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं मतलब जो एजुकेटेड लोग हैं, जो सच में विजनरी हैं, जिनके पास कुछ सोचने का तरीका है, जो नई पॉलिसीज फ्रेम करना चाहते हैं, वो इस कीचड़ में उतरने का उनका मन, इस दलदल में उतरने का उनका मन नहीं करता। वो कहते हैं छोड़ो यार, अपना कमाई करो, ऐश करो, अपना जीवन जियो, ये गवर्नमेंट इसमें जाना, पॉलिटिक्स में जाना, ये सब तो गुंडों का काम है। किसका काम है? गुंडों का काम है। इसमें तो बड़े सारे क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो इस वजह से वो लोग उसमें जाते ही नहीं। ठीक है, तो बड़े सारे लोग, अगर कोई इंटरेस्टेड भी हो तो भी उनके फैमिली वाले अलाउ नहीं करते। ठीक है, मान लो पर आज अपने घर जाके अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मी मैंने नहीं करना IIT, ठीक है, मैं तो चीफ मिनिस्टर बनूंगा,
ठीक है। तो इसकी मम्मी पहले तो किसी बाबा के पास लेके जाएगी कि लड़के के ऊपर कोई भूत चढ़ गया है ना, पहले किसी बाबा के पास लेके जाएगी, है ना, कि भाई इसकी कुछ वो करो, झाड़ा वाड़ा, है ना, तो हिल गया, पता नहीं कहाँ पैर दिया है ना। चलो तो देखेंगे गुड पीपल इस वजह से डू नॉट एंटर इन द पॉलिटिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। देखो अभी हमने डिस्कस किया कि पॉलिटिकल कंपटीशन के बड़े सारे डिसएडवांटेजेस हैं। क्या हैं? बड़े सारे नुकसान है कि डिसयूनिटी होती है, डर्टी ट्रिक्स होती हैं, अच्छे लोग नहीं घुस पाते, लेकिन उसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ फायदे भी हैं। देखो कंपटीशन का फायदा क्या है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी या जो भी रिप्रेजेंटेटिव पावर में है, अगर वो काम नहीं करेगा, अगर वो अपनी प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं करेगा, तो उसे पता है कि लोगों को वो पसंद नहीं आएगा और अगले इलेक्शन में वो उसको उखाड़ के फेंक देंगे और दूसरे को चूज कर लेंगे। तो एक तरीके से ये रूलिंग पार्टी को फोर्स करता है कि काम करना पड़ेगा, लोगों की सुननी पड़ेगी, और अगर लोगों को तुम पसंद नहीं आए तो अगले इलेक्शन में वो तुम्हारे को ओके टाटा बाय बाय भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? देखेंगे जरा। There is pressure on ruling party to serve the people, otherwise they will be criticized and maybe removed in next election। ठीक है, जैसे चौधरी देवीलाल के काम को लोगों ने पसंद नहीं किया तो अगले इलेक्शन में हटा दिया। ठीक है, अगला क्या है? If a political party is motivated only by the desire to be in power, despite that it will be forced to serve people। देखो क्या है कि मान लो हर्षित ने सोचा कि यार सबसे ज्यादा कौन कमाता है। इसने गूगल किया कि इंडिया में सबसे अमीर लोग कौन होते हैं, तो गूगल ने बताया पॉलिटिशियंस। क्या बताया? पॉलिटिशियंस। तो इसे लगा यार पॉलिटिशियन ही बनते हैं, क्या रखा है पढ़ाई लिखाई में, ठीक है, पॉलिटिशियन ही बन जाते हैं। और इसने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी खोली, झंडू पार्टी। क्या बोली? झंडू पार्टी नाम की इसने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी खोली, और वो सिर्फ इसने किस ख्याल से खोली है कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा करप्शन करूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा। इसकी आइडियोलॉजी ये है, सिर्फ ये, इसको कोई देश सेवा कोई प्रेम नहीं है, इसको सिर्फ अपनी जेबें भरनी है। ठीक है, लेकिन अगर इसको चीफ मिनिस्टर बनना है तो प्रेजेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे इलेक्शन, उनके साथ कंटेस्ट तो करना पड़ेगा, और उनको हराने के लिए इसको ना चाहते हुए भी लोगों का कुछ फायदा करना पड़ेगा ताकि लोगों में इसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो। तो इवन दो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी भी है जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहती है, सिर्फ और सिर्फ पावर चाहती है, तब भी ना चाहते हुए भी उसको कुछ अच्छे काम करने ही पड़ते हैं। ठीक है, तभी तो वो रह पाएगी पावर में, वरना लोगों को वो पसंद ही नहीं आएगी। अरे बात समझ में आ रही है? तो ये एडवांटेजेस हैं पॉलिटिकल कंपटीशन के, क्या कि रूलिंग पार्टी को फोर्सफुली काम करना पड़ता है, वरना डर होता है कि अगले वाले हटा देंगे अगले इलेक्शंस में लोग। और दूसरा क्या है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ मोटिवेटेड बाय पावर और पैसा है, उसके बावजूद भी उनको लोगों को सर्व करना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो अब हम आज की क्लास की लास्ट बात करते हैं। और मैंने तुम्हें ऑलरेडी डिटेल में समझाया कि इंडियन गवर्नमेंट को बोला जाता है फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। कैसी गवर्नमेंट? फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले फेडरलिज्म का मतलब समझेंगे, जो कि हम 10th क्लास के सेकंड चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि उस चैप्टर का नाम ही है फेडरलिज्म। क्या नाम है? फेडरलिज्म। पर अभी जरा हम एक लाइन समझेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट किसे कहते हैं। तो एक फेडरल गवर्नमेंट वो होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, स्टेजेस होती हैं गवर्नमेंट की। अगर किसी गवर्नमेंट में दो या दो से ज्यादा स्टेजेस हैं गवर्नमेंट की, लेवल्स हैं गवर्नमेंट की, तो ऐसी गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? फेडरल गवर्नमेंट। क्या कहते हैं? हम रहते हैं आदर्श नगर में, दिल्ली में, इंडिया में। कहाँ रहते हैं? आदर्श नगर, दिल्ली, विच इज इन इंडिया। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, जिसको हम MCD ऑफ आदर्श नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? MCD ऑफ आदर्श नगर, जो कि यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है। क्या है? लोकल गवर्नमेंट है। उसमें भी इलेक्शंस होते हैं, हम जाके अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। फिर हमारे स्टेट लेवल के इलेक्शंस होते हैं, जहां पर हम अपना चीफ मिनिस्टर चूज करते हैं, जो कि आज प्रेजेंट डेट में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है?
आम आदमी पार्टी, और हमारा चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। बात समझ में आ रही है? फिर उसके ऊपर जब पूरे इंडिया लेवल इलेक्शंस होते हैं, जो कि अभी 2 महीने पहले ही हुए हैं 2024 के, ठीक है, जब पूरे इंडिया लेवल इलेक्शंस होते हैं तो हम चूज करते हैं अपना प्राइम मिनिस्टर, जो कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का है? बीजेपी का, ठीक है। और कौन है वो? नरेंद्र मोदी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसी टाइप की गवर्नमेंट को कहते हैं। अब जरा फेडरल का मतलब समझो। देखो, आदर्श नगर के अंदर एक व्यक्ति रहता है गौरव। कौन रहता है? गौरव, ठीक है। गौरव को 3 लेवल की गवर्नमेंट रूल कर रही है। एक लेवल की गवर्नमेंट नहीं रूल कर रही, 3 स्टेजेस ऑफ गवर्नमेंट सेम गौरव को, सेम आदर्श नगर में रहने वाले लोगों को, अगर कोई लोकल इशू है तो एमसीडी की गवर्नमेंट सर्व कर रही है, अगर कोई स्टेट लेवल इशू है तो अरविंद केजरीवाल सर्व कर रहा है, अगर कोई इंडिया लेवल इशू है तो नरेंद्र मोदी सर्व कर रहा है। उन्हीं लोगों को, बात समझ में आई है? उन्हीं लोगों को 3 स्टेजेस सर्व कर रही है गवर्नमेंट की। तो ऐसे ही देश को हम क्या कहते हैं? फेडरल देश। कैसा कहते हैं? फेडरल देश, ठीक है। तो इंडिया भी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट है, जहां पर इलेक्शन जो है वो 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स पर होते हैं। देखो, सबसे पहले होते हैं सेंट्रल इलेक्शंस, जिनको हम लोकसभा इलेक्शंस भी कहते हैं, जिससे हम लोग चूज करते हैं अपना प्रधानमंत्री, ठीक है। उसके बाद स्टेट इलेक्शंस होते हैं, जिन्हें हम विधानसभा इलेक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। सेंट्रल इलेक्शंस को कहते थे लोकसभा इलेक्शंस, स्टेट इलेक्शंस को कहते हैं विधानसभा इलेक्शंस, जिसे असेंबली इलेक्शन भी कहते हैं। और इससे हम चूज करते हैं अपने एमएलएज और चीफ मिनिस्टर, ठीक है। चलो लास्ट बात करते हैं आज के लिए। जो इंडिया में टाइप ऑफ इलेक्शन है वो होते हैं 2 टाइप के इलेक्शन। कितने टाइप के इलेक्शन? 2 टाइप के इलेक्शन। एक तो होता है जनरल इलेक्शन और दूसरा होता है बाय इलेक्शन। पहला होता है जनरल इलेक्शन और दूसरा होता है बाय इलेक्शन। सबसे पहले मेरी बात को समझेंगे, हम डिस्कस करते हैं जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन नाम से ही पता चल रहा है ऑर्डिनरी इलेक्शंस, जो कि हर रेगुलर इंटरवल पे, जो कि 5 साल है, हर 5 साल बाद जो कि कंडक्ट किए जाते हैं, ऐसे इलेक्शंस को क्या कहते हैं? जनरल इलेक्शंस। बात समझ में आ रही है? जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हर 5 साल बाद या रेगुलर इंटरवल के बाद कंडक्ट किए जाते हैं, ऐसे इलेक्शंस को कहते हैं क्या? जनरल इलेक्शंस। क्या कहते हैं? जनरल इलेक्शंस। बात समझ में आ रही है? और इनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखो, अभी हमारा जो लोकसभा इलेक्शंस है वो हुए 2 महीने पहले 2024 में। कब हुए? 2024 में। मुझे बताओ अगले लोकसभा इलेक्शंस कब होंगे? 2029 में, 5 साल। उससे अगले कब होंगे? 2035। वेरी नाइस, 2034 5 है, और उससे अगले 2039, ठीक है। अगले ये हुए जनरल इलेक्शंस, ठीक है, जो कि रेगुलर इंटरवल के बाद होते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना, कभी-कभी क्या होता है, कुछ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? कुछ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, कुछ गड़बड़े हो जाती हैं, ठीक है। जैसे जो इलेक्टेड मिनिस्टर था या थी, मान लो जो टेन्योर चल रहा है उनका 5 साल का, उसके 2 साल बाद ही वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी विदाउट मिनिस्टर ही रहेगी, ऐसा तो नहीं है। तो स्पेसिफिक उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्पेशल री इलेक्शन करवाए जाते हैं। क्या करवाए जाते हैं? स्पेशल री इलेक्शन करवाए जाते हैं। ऐसे इलेक्शंस को बोलते हैं क्या? बाय इलेक्शन। अरे इसको एक और एग्जांपल से समझो। मान लो अपना राघव है, ये आदर्श नगर के यहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा हुआ इलेक्शन के लिए, ठीक है। अब ये इलेक्शन जीत गया, ठीक है, राघव दादा, ठीक है, पूरे शोर मच गया, जीत गया, ठीक है। अब ये कितने साल के लिए जीता है? 5 साल के लिए, ठीक है। लेकिन इसे याद आया कि अबे अगले साल तो बोर्ड्स हैं। क्या है? अगले साल तो बोर्ड्स हैं, और मैं मिनिस्टर वाला काम में अगर लगा रहूंगा तो 10th में फेल हो जाऊंगा, ठीक है, 10th में फेल हो जाऊंगा। तो इसने सिर्फ 1.5 साल, कितने साल? 1.5 साल अपना मिनिस्टर का रोल निभाया और उसके बाद रिजाइन कर दिया। अब इसने तो जॉब छोड़ दी, इसने तो रिजाइन कर दिया, लेकिन कोई ना कोई तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का मिनिस्टर होना चाहिए ना। तो ऐसी अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में, अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में दोबारा से इलेक्शन करवाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? और वही जो दोबारा इलेक्शन होंगे उनको कहते हैं क्या? बाय इलेक्शन। सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। इलेक्शंस हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम, आइदर on the same day or within a few days after regular intervals are called
जनरल इलेक्शन, जो कि सारे देश में एक साथ कंडक्ट किए जाते हैं, विद इन अ टाइम पीरियड कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं जनरल इलेक्शंस। लेकिन sometimes elections are held only for one constituency, ठीक है, to fill the vacancy मतलब void, खालीपन, ठीक है, vacancy caused by death or resignation of a मिनिस्टर, ठीक है, किसी मिनिस्टर की डेथ हो गई या उसने रिजाइन कर दिया, तो ऐसे इलेक्शंस को कहते हैं क्या? बाय इलेक्शन। क्या कहते हैं? बाय इलेक्शन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आज की क्लास में हमने काफी डिटेल में अपने चैप्टर को कवर करने की कोशिश करी, ये समझा कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होता क्या है, नीड क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, कब हम उसे वैलिड कह सकते हैं, इलेक्टोरल कंपटीशन क्या होता है, कैसे कंपटीशन अच्छा है, कैसे कंपटीशन बुरा है, इंडिया एक फेडरल गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, और टाइप्स ऑफ इलेक्शन हमने डिटेल में करे। आज का तुम्हारा होमवर्क है कि तुम्हारे को ये सब अच्छे से घर जाके रिवाइज कर लेना। बात समझ में आ रही है? चलो।